साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वदेशी गुरुकुल में। मैंने पिछले वीडियो में अर्थशास्त्र के पहला चैप्टर पढ़ाया था। पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और इसके विकास का इतिहास, मतलब अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के विकास का इतिहास। इस चैप्टर में मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में, वो आप यहाँ पर देखिए कि अर्थव्यवस्था का डिफिनेशन मैंने क्लियर कर दिया। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। वो तीनों प्रकार का डिफिनेशन और एग्जाम्पल वो भी क्लियर कर दिया है मैंने पिछले वीडियो में। और उसके बाद अर्थव्यवस्था की संरचना, वो भी 3 प्रकार के होते हैं, उसका भी डिफिनेशन और एग्जाम्पल मैंने क्लियर कर चुका हूं मैं। और उसके बाद जो अगला टॉपिक था जो वो भी मैं पढ़ा चुका हूं, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास में मैंने आर्थिक विकास पढ़ा दिया। योजना आयोग जिसमें पंचवर्षीय योजना है वो होता है, पंचवर्षीय योजना टोटल 12 पंचवर्षीय योजना टोटल 12 के 12 में पढ़ा चुका हूं पिछले वीडियो में। ठीक है, अगर आप अभी तक नहीं देखे तो जाकर के आप देख लीजिए। ठीक है, इसी चैनल पर मैं डाल चुका हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जिन लोग को आप दिखाना चाहते हैं वीडियो के बारे में जानकारी पहला चैप्टर का, आप उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ाऊंगा अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको समावेशी विकास, सतत विकास, और उसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद, उसके बाद मौद्रिक विकास पढ़ाएंगे और उसके बाद आधारभूत संरचना पढ़ाएंगे इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिएगा। आधारभूत संरचना अभी तक 4 एग्जाम में पूछ चुका है, आपके बोर्ड में 4 मरतबे पूछ चुका है। कभी लघुत्तरीय में पूछता है, कभी दीर्घोत्तरीय में पूछता है, कभी टेस्ट एग्जाम में पूछता है, तो कभी फाइनल एग्जाम में पूछता है, कभी फर्स्ट सिटिंग तो कभी सेकंड सिटिंग में। इस तरह से मिलाकर 4-5 मरतबे पूछ चुका है आधारभूत संरचना। तो अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भी स्टार्ट करेंगे हम समावेशी विकास। ठीक है साथियों, आज के पहला चैप्टर के इस वीडियो में जो हम देखेंगे समावेशी विकास, सबसे पहले देखते हैं कि समावेशी विकास होता क्या है। तो समावेशी विकास यहाँ पर क्या है कि जिसमें सभी का विकास हो। यहाँ पर लिखा हुआ है इंक्लूसिव, इंक्लूड मतलब क्या होता है, जिसमें सभी के सभी मिल जाए। डिफिनेशन से समझ में आएगा और एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा कि विकास के जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का विकास हो, मतलब समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर क्या हो, ऊंचा हो। समाज के सभी वर्गों का जीवन मतलब जब हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति है उसमें से कोई छूटे नहीं। जैसे 5 लोग हैं हमारे समाज में तो 3 लोगों का विकास होगा, 2 छूट गया तो समावेशी विकास नहीं हुआ। अगर 5 लोग हैं हमारे समाज में उसमें से 4 लोगों का विकास अगर हो गया, 1 लोग अगर छूट जाते हैं तो फिर समावेशी विकास नहीं हुआ। समावेशी विकास तभी होगा जब समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समाज का कोई भी वर्ग विकास के इस लाभ से बचा ना रहे, छूटा ना रहे, तब इस विकास को हम क्या कहेंगे, समावेशी विकास कहेंगे। ठीक है, देखना है आगे कि समावेशी विकास क्या, कि समावेशी विकास दीर्घ काल में ही संभव है। दीर्घ काल में संभव का मतलब कि समाज के सभी वर्गों का विकास तुरंत रातों रात नहीं हो सकता है। आज 10 लोगों का हुआ है तो कल 5 लोगों का होगा, परसों फिर 10 लोगों का होगा। इस तरह से धीरे धीरे विकास होता है। पूरे समाज का जो आर्थिक स्थिति है सुधरता है, या रहन सहन, बोली विचार, पहनावा और हवा, पढ़ने लिखने का तरीका, चाहे दुनिया का जो भी चीज है वो धीरे धीरे बदलता है। क्रमिक विकास होता है जो कि जिसमें लंबा समय लगता है, जैसे 100 साल 200 साल ऐसा समय लगता है, इस तरह से समय लगता है पूरी तरह से बदलने में। ठीक है, तो यही था हमारा समावेशी विकास, जिसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलना चाहिए, समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो, और ये समावेशी विकास दीर्घ काल में ही संभव है। ठीक है, तो ये आज का ये टॉपिक क्लियर हुआ, समावेशी विकास। ठीक है, अब देखते हैं सतत विकास क्या होता है। सतत मतलब होता है लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, सतत विकास का इंग्लिश क्या होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, कंटिन्यू हो, टिकाऊ हो, और यह विकास न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी किया जाता है, उसको भी ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, मतलब आने वाली पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि आज अगर आपके पापा 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि उनके घर में 20,000 का ही खर्चा है, वो कहीं ना कहीं बचा के 10-12 हज़ार ही खर्च करते हैं, और वो 8,000 रुपये कहीं ना कहीं आप लोग के लिए ही बचाते हैं। ठीक है, तो वही होता है सतत विकास, जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी बचा के रखा जाए, चला जाए। ठीक है, जैसे कि कोई संसाधन का हम खर्च करते हैं तो संसाधन खर्च करने का मतलब ये नहीं कि आज ही सारा के सारा चीज खत्म कर लिया जाए, कल के लिए भी कुछ ना कुछ बचा के रखा जाता है, और सभी लोग ऐसा करते हैं। वही होता है सतत विकास। यहाँ डिफिनेशन लिखा हुआ है कि विकास, ऐसा विकास जो जारी रह सके, जो टिकाऊ हो,
उसे सतत विकास कहते हैं। सतत विकास न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए, यहां देख सकते हैं, न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाले नए पीढ़ी को भी ध्यान में रखा जाता है, तभी उसी को हम क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। अगला है मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास क्या है? हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि भारत के आर्थिक विकास को दो भागों में बांटा गया था, एक था आर्थिक विकास और एक था मौद्रिक विकास। तो आर्थिक विकास आपका यहां तक कंप्लीट हो गया, आर्थिक विकास आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। अब यहां से शुरू होता है मौद्रिक विकास। मौद्रिक विकास क्या होता है? मौद्रिक मतलब मुद्रा का विकास कैसे हुआ? तो मुद्रा का विकास दोस्तों क्रमिक विकास हुआ है, धीरे धीरे हुआ, आराम से हुआ है, ठीक है। आराम से का मतलब धीरे धीरे विकास होता गया, होते आज जो है डायरेक्ट लोग ऑनलाइन गूगल पे, फोन पे, पेटीएम करते हैं, ठीक है। यही था क्रमिक विकास, जिसमें जैसे आप देख सकते हैं लिखा है, जब वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या? जब हम वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। पहले जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय क्या होता था? वस्तु से लेन देन होता था। वस्तु से लेन देन करने में दिक्कत होता था। दिक्कत क्या होता था वो हम आपको अगला चैप्टर में बताएंगे, ठीक है, कि क्या दिक्कत होता था। जब दिक्कत होता था वो दिक्कत को खत्म करने के लिए मुद्रा का आविष्कार किया गया, ठीक है। तो इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या किया गया? मुद्रा का क्रमिक विकास किया गया। तो मुद्रा का क्रमिक विकास कैसे है वो आप इस तरह से देखिए। साथियों, मौद्रिक प्रणाली में जो सबसे पहले जिसका विकास हुआ है वो है वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता था? अभी तुरंत हम बताए हैं कि वस्तु से वस्तुओं का लेन देन किया जाता था। यहाँ डिफिनेशन में लिखा है कि जब मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था तब एक वस्तु देकर दूसरा वस्तु लिया जाता था, तब उसे हम वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। इसका दूसरा परिभाषा इसी में शामिल है कि वस्तु से वस्तु का लेन देन करना वस्तु विनिमय प्रणाली होता है। डिफिनेशन छोटा हो जाता है, इसलिए हम अथवा करके अर्थात करके लिख दिए, ठीक है। एग्जाम्पल से आप यहाँ क्लियर कर सकते हैं कि चावल देकर सब्जी लेना या दूध देकर कपड़ा लेना, इस तरह से होता था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देते हैं जो अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली होता है, हमारे समाज में अभी भी होता है बहुत सारा, ठीक है। एक और हम आपको बताते हैं और एक या दो कमेंट करके आप भी बताइएगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली का एग्जाम्पल, ठीक है। जैसे अभी हमारे समाज में क्या होता है कि पुराना पायल देकर के कोई बर्तन लिया जाता है या फिर से कोई पायल ही लिया जाता है, या पुराना बर्तन देकर के फिर से कोई ना कोई बर्तन ही लिया जाता है, ठीक है। तो अभी भी होता है, क्या होता है, अभी हिंट थोड़ा सा दे देते हैं। बच्चा सब ऐसा करता है, सबसे ज्यादा छोटा छोटा बच्चा करता है, एक वस्तु दे करके दूसरा वस्तु लेता है, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए क्या करता है। अगला है मौद्रिक विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि मुद्रा देकर वस्तु का लेन देन करना मौद्रिक विनिमय प्रणाली होता है। सीधा समझ, रुपया देते हैं, रुपया देके अभी हम लोग कोई ना कोई सामान खरीदते हैं ना, वही है मौद्रिक प्रणाली। अगला है बैंकिंग प्रणाली। बैंकिंग प्रणाली में क्या होता है कि बैंक के माध्यम से चेक द्वारा, किसके द्वारा? चेक द्वारा विनिमय का काम किया जाता है। जब हम बैंक में जाते हैं, चेक देते हैं, उसके बदले हमें पैसा मिलता है, तो वो हो गया आपका बैंकिंग प्रणाली। अगला है कोर बैंकिंग प्रणाली। कोर बैंकिंग प्रणाली भी एग्जाम में, इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति के खाते से दूसरे दूर रहने वाले व्यक्ति के खाते में बैंक से ही बैंक में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम कहीं और हैं, हम किसी एक राज्य में हैं, आप किसी दूसरे राज्य में हैं, तो मतलब हमारा बैंक आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर करेगा, मतलब बैंक से ही बैंक में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा दूर रहने वाले व्यक्ति के पास, तो वही हो जाता है कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है। अगला है एटीएम। एटीएम क्या होता है साथियों? एटीएम से तो सभी लोग परिचित होंगे ही, ठीक है, कि एटीएम में क्या होता है कि हर एक बैंक अपने कस्टमर को एक प्लास्टिक का कार्ड देता है, ठीक है, और प्लास्टिक का कार्ड के साथ साथ 4 अंकों का पासवर्ड भी देता है, जिसे हम यहाँ पर लिख चुके हैं। गुप्त पिन भी देता है, 4 अंकों का गुप्त पिन देता है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम कभी भी किसी भी समय पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, या पैसा रखने का भी अब सुविधा आ गया है एटीएम में। तो किसी भी समय 24 घंटा के 24 घंटा 7 दिन महीना में कभी भी आप जाइए तो एटीएम से आप पैसा निकाल भी सकते हैं और आप रख भी सकते हैं, ठीक है। अगला है आपका डेबिट कार्ड और अगला है उसके बाद है 7वां क्रेडिट कार्ड। 5 यहां तक हो चुका है, 2 हम फिर से देखते हैं साथियों। अगला है डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड। डेबिट कार्ड को एटीएम कार्ड भी कहा जाता है और यह सुविधा बैंक अपने ग्राहकों को देता है और फ्री देता है, इसके बदला पैसा नहीं लेता था पहले, अब वो लेना शुरू कर दिया। कोई कोई बैंक लेता है, कोनो बैंक नहीं लेता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्या है कि क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, यह सुविधा भी बैंक के द्वारा ही दिया जाता है और क्रेडिट कार्ड सीधा समझिए तो एक तरह से लोन है। क्या है? लोन है, कर्ज है। क्या है? कर्ज, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड एक तरह से कर्ज है और लोन है। क्या होता है इसमें कि बैंक अपने ग्राहकों के खाते में पैसा नहीं देता है,
इसमें एक निश्चित अवधि में, निश्चित अवधि मतलब एक टाइम तय कर दिया जाता है कि इतना दिन के अंदर आपको पैसा चुका देना है, और एक निश्चित राशि तय कर देती है कि आप अपने एटीएम के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू आप अपने खाता से पैसा निकाल सकते हैं अगर आपके खाता में पैसा नहीं है फिर भी, लेकिन उस पैसा पर आपको ब्याज भी देना होगा। क्रेडिट कार्ड के थ्रू बैंक जब अपने कस्टमर को लोन देता है तो उसके बदले जब समय खत्म होता है तो निश्चित तो पैसा वापस भी वसूलता है और ब्याज के साथ वसूलता है। ठीक है, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया कि मौद्रिक विकास। अब आपको अगले स्लाइड में बताते हैं अभी आधारभूत संरचना के बारे में, तो इसको हम साइड करते हैं। साथियों, अब आपका अगला टॉपिक है आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचा या आधारिक संरचना। साथियों, इसको हम चार नाम से जानते हैं। इसका इंग्लिश होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको अगर एग्जाम में नहीं भी पूछे फिर भी जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आधारभूत संरचना का मतलब ये होता है कि वे सारी सुविधाएं जो देश के आर्थिक विकास में मदद करे। अब आर्थिक विकास में क्या क्या चीज मदद करता है, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि क्या क्या चीज मदद करता है। कि बिजली हमेशा होना चाहिए, परिवहन की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, संचार की व्यवस्था अच्छा होना चाहिए, बैंकिंग की सुविधा होनी चाहिए, स्कूल कॉलेज का सुविधा होना चाहिए, और स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले टीचर भी और प्रोफेसर भी थोड़ा पढ़ाने में अच्छा होना चाहिए मेरे तरह। ठीक है, उसके बाद अस्पताल की सुविधा होनी चाहिए और उद्योग की सुविधा होनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं हमारे देश के अंदर या पूरे दुनिया में जो देश के आर्थिक विकास में मदद करता है। जब ये सारा सुविधा होगा तब उसका हम आधारभूत संरचना कहेंगे। अगर आधारभूत संरचना अगर आपको याद करना है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा देखिए, ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज में जैसे ए बी सी, अब इसका आधार क्या है? इसका आधार BC है, ये वाला है। आधार का मतलब होता है कि टिकने वाला, टिकाने वाला। ठीक है, जिस पर ये त्रिभुज टिका हुआ है। हमारा आधार क्या है? हमारा पैर आधार है कि नहीं? ठीक उसी तरह से देश का आधारभूत संरचना क्या होता है? तो देश का आधारभूत संरचना यही बिजली है, परिवहन है, बैंकिंग है, स्कूल कॉलेज उद्योग अस्पताल, ये सारी सुविधाएं क्या है? आधारभूत ढांचा या संरचना में आता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या दिया है ये हम आपको पहले बाद में बताएंगे, पहले आपको एक बात बताते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने आसपास के सभी स्टूडेंटों से करवाइए, अपने कोचिंग में करवाइए, अपने स्कूल में जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। क्योंकि मैं 10th क्लास के सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री, और जो 2025 में एग्जाम देने वाले उन सभी का। ठीक है, तो हर रविवार के रविवार आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाला है, तो आप वो मिस नहीं कीजिएगा। इस चैप्टर का जो टॉपिक बचा हुआ है, मात्र 2 टॉपिक बचा हुआ है जो हम कल डालेंगे वीडियो, आर्थिक विकास की माप और उसके सूचकांक। मतलब अभी तक तो हम पढ़ रहे थे आर्थिक विकास, तो आर्थिक विकास को मापेंगे कैसे, उसको सूचित कैसे करते हैं, तो ये पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ने वाले हम लोग। और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का कि आर्थिक पिछड़ेपन के कारण और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय। तो साथियों, ये कल का टॉपिक आपसे नहीं छूटे, इसके लिए क्या करना होगा आपको? सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना होगा। ऑल पर प्रेस कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अगर ऑल पर प्रेस नहीं कीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलने वाला है। साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर से आपके साथ अगले वीडियो में इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक के साथ। ठीक है।